अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे सब लोग। रमज़ान भी स्टार्ट हो गया है। मैंने ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट पिछले वाले से बनाना चाह रही थी। उसकी वजह ये थी कि लास्ट वीडियो या लास्ट लेक्चर की वीडियो जो थी दैट वाज अबाउट 50 मिनट्स, और 50 मिनट्स सिर्फ 25 स्लाइड्स के लिए मुझे लगता है थोड़े से ज़्यादा है। तो अगर आपने ऑनलाइन पढ़ना है या आप कुछ भी रिवाइज़ करने के लिए ये वीडियो खोल रहे हैं, तो मैं इफ़ आई वर अ स्टूडेंट आई वुड नॉट हैव वांटेड अ 50 मिनट्स वीडियो for 25 स्लाइड्स। तो हम थोड़ा सा डिफरेंट करके इसको लेक्चर को अलहदा सेपरेट रिकॉर्ड करेंगे। लेक्चर्स हमारे ऑनलाइन होंगे, नो प्रॉब्लम। हम उसमें प्रॉपर डिस्कशंस करेंगे और ये वाले लेक्चर्स थोड़े से डिफरेंट होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, लेक्चर आप लोगों का हम लोग जो टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं, इससे पहले हम काफ़ी सारे सिस्टम्स पढ़ चुके हैं और स्पेसिफिकली इस लेक्चर से पहले जो लास्ट लेक्चर था हमारा, दैट वाज़ अबाउट VO2 कि VO2 मैक्सिमम क्या है और कौन से फैक्टर्स हैं या एंड्योरेंस ट्रेनिंग की वजह से आपके VO2 के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। आज हम उसी टॉपिक को थोड़ा-सा आगे फर्दर लेकर चलते हैं। फर्दर कैसे लेके चलेंगे कि आज हम चेक करेंगे कि व्हाट आर द वर्क टेस्ट टू इवैल्यूएट कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस। इन अदर वर्ड्स, एरोबिक कैपेसिटी को मेजर करने का क्या क्राइटेरिया है, कैसे मेजर किया जाता है, VO2 मैक्सिमम को मेजर करने का क्या क्राइटेरिया है, क्या कोई टेस्ट ऐसे हैं जिससे आप किसी इंडिविजुअल का VO2 मैक्सिमम मेजर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मेजर करने से पहले सबसे पहले जो हमारा स्टार्टिंग प्रोसेस है, कोई भी वर्क टेस्ट करवाना हो आपने, सबसे पहले स्क्रीनिंग होती है और स्क्रीनिंग में हिस्ट्री टेकिंग में हम क्या करते हैं, कंसेंट फॉर्म साइन करवाते हैं। कंसेंट फॉर्म क्यों साइन करवाते हैं? ताकि किसी भी लीगल एक्टिविटी से फर्दर फ्यूचर में बचा जा सके। उसके अलावा क्या है, 2 हमारे पास क्वेश्चनेयर्स हैं। एक का नाम है पार क्यू और दूसरे का नाम है पार मेट। पार क्या चीज़ है? फिजिकल एक्टिविटी रेडीनेस क्वेश्चनेयर। अब ये क्वेश्चनेयर क्या है? इसमें क्या क्वेश्चंस होते हैं? हम क्यों पूछते हैं? ये आगे लाइक स्लाइड में आएगा तो उसमें देखते हैं। होता क्या है कि इन दोनों क्वेश्चनेयर्स की वजह से हम क्यों यूज़ करते हैं? हमें फ़ायदा क्या है? Both of these questionnaires highlights the absolute and relative contraindications for exercise. मतलब कि इसका मतलब इन क्वेश्चनेयर्स के अंदर ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसकी वजह से हमें हाई रिस्क इंडिविजुअल्स का पता लग सकता है और हम उनको पहले ही अलग कर देंगे। फॉर हाई रिस्क इंडिविजुअल्स कौन से होंगे? जिनके अंदर कोरोनरी आर्टरी डिजीज कोई होगी, जिनके अंदर लंग्स का कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिसऑर्डर होगा। तो इन पेशेंट्स में क्या होगा, जब आप इनको एक सिंपल रेगुलर एक्सरसाइज प्लान में एंगेज करवाएंगे तो इन लोगों के अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो ज़्यादा आएँगी और वो कुछ होती हैं एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, मतलब कि अगर किसी पेशेंट को एक स्पेसिफिक डिज़ीज़ के साथ है, सिंपलेस्ट अगर हम देखें तो डायबिटिक है अगर, तो आप डायबिटिक पेशेंट को या उसका एक्सरसाइज प्लान आप एक नॉर्मल पेशेंट के वाला नहीं रख सकते। उसकी वजह क्या है कि जो डायबिटिक होता है, उसके अंदर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है बड़ा ईज़िली। तो अगर उसकी एक्सरसाइज की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए और हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से फर्दर उसको फौरन से स्ट्रोक हो जाए, उसके लिए तो एक्सरसाइज का फ़ायदा नहीं हुआ, उसके लिए तो एक्सरसाइज से सिर्फ नुकसान हुआ। तो इसलिए हम इन क्वेश्चनेयर्स के थ्रू या स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग का मतलब क्या है, हम फ़िल्टर करते हैं इंडिविजुअल्स को। तो ये स्क्रीनिंग के थ्रू या सारी जो आपके पास क्वेश्चनेयर्स हैं, इसके थ्रू हम हाई रिस्क इंडिविजुअल्स को सेपरेट कर लेते हैं। जब ये सेपरेट होते हैं, तो हम बेसिकली रिस्क की बेस पे उनको 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। दे कैन बी लो रिस्क, दे कैन बी मॉडरेट रिस्क और दे कैन बी हाई रिस्क। लो रिस्क का क्या मतलब है कि ये लोग, इनके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा या हो सकता है इनमें बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो या कोई एक आधा रिस्क फैक्टर हो। रिस्क फैक्टर का मतलब क्या है? डायबिटीज़ हो सकती है, कोई लंग के अंदर डिस्निया प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग हो सकता है, कोई हार्ट की ऑलरेडी कोई कंडीशन हो सकती है। तो ये लोग लो रिस्क हैं, मतलब कि इनके अंदर एक्सरसाइज करने की वजह से कोई प्रॉब्लम निकलनी बहुत कम चांसेस हैं। मॉडरेट रिस्क वाले इंडिविजुअल्स कौन से होंगे? जिनके अंदर मॉडरेट चांसेस हैं कि इन लोगों के अंदर एक्सरसाइज करने की वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है या कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम जो उनकी है वो एग्ज़र्सर्बेट कर सकती है। हाई रिस्क इंडिविजुअल्स कौन से होंगे? ये वो लोग हैं जिनके जो कि अगर इनका आपने एक्सरसाइज प्लान करवाना है, तो आपको बहुत ज़्यादा उनको मॉनिटर करना पड़ेगा, उनको साथ-साथ उनके रहना पड़ेगा, आप उनको अकेले नहीं छोड़ सकते अगर करवाना है। या फिर ये वो लोग होंगे जिनको आप बिल्कुल ही एक्सरसाइज नहीं करवाते हैं। स्क्रीनिंग का क्या क्राइटेरिया है, ये क्या करते हैं? ये छोटा-सा चार्ट है, यहीं पे एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले आप कंसेंट फॉर्म साइन करवाया, ठीक है? उसके बाद आप उसको एक क्वेश्चनेयर फिल करवाते हैं, वो सिंपल हिस्ट्री टेकिंग का क्वेश्चनेयर होता है। अगर उस क्वेश्चनेयर में से उसके आंसर सारे नो हो, मतलब कि जो भी आप उसको पूछना चाह रहे हैं, उसके अंदर कोई भी एक्जिस्टिंग ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप क्या करेंगे? अगर तो आंसर नो आया उसका, आप उसको एक्सरसाइज प्लान में एडमिट कर लेंगे और उसका एक्सरसाइज प्लान स्टार्ट कर देंगे।
फिटनेस प्रोग्राम या एक्सरसाइज प्लान के अंदर डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास। या तो इंडिविजुअल प्रोग्राम होगा जिसके अंदर आपको सुपरविजन करने की जरूरत नहीं होगी, वो अकेला होगा, वो खुद ही एक्सरसाइज करेगा, आप उसको एक दफा बता देंगे। या फिर ग्रुप प्रोग्राम होगा, सब लोग एक दूसरे के साथ करेंगे, 5 लोगों का ग्रुप होगा या 10 लोगों का ग्रुप होगा, और उसके अंदर सुपरविजन लाजमी होगी, मतलब कि कोई ना कोई ट्रेनर उनके साथ लाजमी होगा या आपको लाजमी होना पड़ेगा। उसके बाद तीसरी फॉर्म क्या है कि सुपरवाइज्ड भी होंगे इंडिविजुअल्स और मॉनिटर्ड भी होंगे। मॉनिटर का मतलब क्या है, उनके हार्ट रेट लाजमी मेजर करेंगे आप, उनका ईसीजी वगैरह साथ मेजर करेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना निकले। और चौथी फॉर्म हमारे पास क्या है, जो भी फिटनेस प्रोग्राम होता है या एक्सरसाइज प्रोग्राम, वो इन पेशेंट होता है या आउट पेशेंट होता है। इन पेशेंट और आउट पेशेंट में क्या डिफरेंस है कि इन पेशेंट वो लोग होते हैं जो कि हॉस्पिटल में एडमिट हैं, लेट से पोस्ट सर्जिकल रिहैब करवा रहे हैं आप, या मेडिसिन के वार्ड में वो एडमिट है और आपको स्ट्रोक का पेशेंट था, वो अब हॉस्पिटल में उन्होंने रखा है, तो अब आपको जाके वहां पे उनकी फिजियोथेरेपी करवानी पड़ती है, तो वो इन पेशेंट है। आउट पेशेंट क्या होते हैं, जो ओपीडीज में आते हैं, जैसे फिजियोथेरेपी वार्ड्स में आते हैं या रिहैब सेंटर्स में आपके पास आते हैं, वो आउट पेशेंट होंगे। तो अब क्या क्राइटेरिया होगा कि आप उनमें से आप उन लोगों को या इंडिविजुअल्स को 1 2 या 3 या 4 फॉर्म में सबमिट करेंगे। क्वेश्चन फिल करवाया, अगर क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन को भी यस था, तो आप क्या करेंगे, उसका फर्दर फिजिकल एग्जाम करवाएंगे। यस का मतलब है किसी एक कंडीशन को, लेट से आपने क्वेश्चन उसको किया कि आपको क्या एग्जिस्टिंग हार्ट डिजीज तो नहीं है कोई, वो कहते हैं हाँ जी मुझे है। आप क्या करेंगे, आप उसका फर्दर और फिजिकल एग्जामिनेशन करवाएंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन करवाएंगे, अगर कोई पॉजिटिव चेंजेस उसके नहीं आते, मतलब कि कोई और चीज आपको फाइंडिंग मिलती है जो कि पेशेंट को नहीं पता है, लेकिन फिजिकल एग्जामिनेशन की वजह से, फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या आता है, रेस्पिरेटरी सेंटर अलग मेजर करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियो पल्मोनरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम अलग मेजर किया जाता है, आपका मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम और नर्वस सिस्टम अलग मेजर किया जाता है। अगर उनके अंदर से आपको कोई रीजन नहीं मिलता या कोई पॉजिटिव फाइंडिंग मिलती है, लेट्स से कि कोई एग्जिस्टिंग उसको प्रॉब्लम है जो कि उसको नहीं पता है, तो अब आप क्या करेंगे, जो भी उसका एक्सरसाइज प्लान होगा, सब मैक्सिमल ग्रेडेड एक्सरसाइज टेस्ट करवाएंगे। इसको कहते हैं जीएक्सटी, ग्रेडेड एक्सरसाइज टेस्टिंग। ये आगे बताती हूँ मैं क्या चीज है। ग्रेडेड एक्सरसाइज टेस्टिंग करवा के मतलब कि आपने क्या किया, पहले उसकी हिस्ट्री ली, हिस्ट्री में अगर कोई चीज एबनॉर्मल निकली, आपने उसका फिजिकल एग्जाम किया, फिजिकल एग्जाम में कोई चीज एबनॉर्मल निकली, आप उसका जीएक्सटी करवाते हैं। अब जीएक्सटी में हम बात कर रहे थे कि जीएक्सटी अगर आप उसका करवाते हैं, तो अगर आप उसका जीएक्सटी करवाते हैं, ग्रेडेड एक्सरसाइज टेस्ट करवाते हैं, और उसके अंदर पॉजिटिव कोई निकलते हैं, आपको फाइंडिंग्स पॉजिटिव मिलती हैं, तो दो फॉर्म आपके पास ऑप्शंस हैं। अगर तो ज़्यादा सीरियस कंडीशन है तो आप उसको फर्दर रेफर कर देंगे सर्जरी के लिए या मेडिकेशंस के लिए किसी और वार्ड में। और अगर कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जिसके लिए उसको सर्जरी करवानी पड़े या मेडिसिन के लिए जाना पड़े, तो आप उसका एक्सरसाइज प्लान करवाएंगे। और एक्सरसाइज प्लान कैसा होगा, सुपरवाइज्ड होगा, मॉनिटर्ड होगा। ठीक है। अगर जीएक्सटी के अंदर कोई भी पॉजिटिव फाइंडिंग नहीं निकलती, मतलब कि नेगेटिव रिजल्ट्स हैं, तो आप उसको सिंपल फिटनेस प्रोग्राम में एडमिट करवाएंगे। और फिटनेस प्रोग्राम विदाउट सुपरविजन भी हो सकता है और वो ग्रुप के साथ विद सुपरविजन भी हो सकता है। मतलब कि ये केसेस, ये दोनों प्रोग्राम्स वो हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा सीरियस सिचुएशन नहीं है पेशेंट की, और ये दोनों वो हैं जिसके अंदर कंडीशन अच्छी खासी सीरियस है पेशेंट की, और अब आपको बहुत एहतियात के साथ फर्दर आगे लेकर चलना पड़ेगा। ये पार्ट क्यू है जिसकी हम बात कर रहे थे, फिजिकल एक्टिविटी रेडीनेस क्वेश्चन है, सिंपल स्क्रीनिंग टूल है। इसके अंदर ऑलमोस्ट 7 हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं। इन 7 क्वेश्चंस के अंदर डिफरेंट कंडीशंस हैं। लेट्स से अगर पहला क्वेश्चन हम रीड करें, तो पहला क्वेश्चन है कि हैव योर डॉक्टर एवर एडवाइज दैट यू हैव अ हार्ट कंडीशन। अगर वो कहता है यस, इसका मतलब इसका फर्दर फिजिकल एग्जामिनेशन की जरूरत है। अगर नो, इसका मतलब वो क्लियर है। आप इसको एक दफा रीड कर लीजिएगा। इसमें बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि हेल्थ हिस्ट्री के बाद एक और स्टेप फर्दर आता है। ठीक है। अब हिस्ट्री ले ली आपने, उनको रिस्क के अकॉर्डिंग पेशेंट्स को डिवाइड कर दिया, दे कैन बी लो रिस्क और दे कैन बी हाई रिस्क। तो अब क्या करेंगे आप, उनकी रेस्टिंग मैयर्स चेक करेंगे। रेस्टिंग का मतलब है विदाउट एक्सरसाइज। कौन क्या मैयर्स चेक करेंगे, उनका हार्ट रेट और उनका ब्लड प्रेशर। कोलेस्ट्रॉल ब्लड टेस्ट के थ्रू चेक करवा लेंगे, और ईसीजी चेक करेंगे। ईसीजी, जीएक्सटी जो आपका ग्रेडेड एक्सरसाइज टेस्ट है, ये डायग्नोस्टिक के लिए भी यूज हो सकता है और ये एक्सरसाइज प्लान के लिए भी यूज हो सकता है। एक्सरसाइज मैयर्स क्या करवाएंगे, मतलब कि जब वो एक्सरसाइज स्टार्ट करेगा पेशेंट फील्ड टेस्ट के फॉर्म में, तब क्या मैयर करेंगे, हार्ट रेट, प्लाज्मी, ब्लड प्रेशर और ईसीजी। इनमें से एक चीज है जो हम नहीं मैयर करेंगे, वो क्या है, कोलेस्ट्रॉल। वजह, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के लिए ब्लड सैंपल रिक्वायर्ड होता है, तो एक्सरसाइज के दौरान रोक के उसका ब्लड सैंपल तो नहीं ले सकते हैं।
ये सारी चीज़ें मेजर करते हैं और उसके अलावा हम कुछ सिम्पटम्स को ज़हन में रखते हैं। सिम्पटम्स क्या है? या एंजाइना पेक्टोरिस या फिर डिस्निया। एंजाइना पेक्टोरिस इज़ सिमिलर टू व्हाट आई टोल्ड यू ऑलरेडी अबाउट कि एंजाइना और एंजाइना पेक्टोरिस का जो एंजाइना का जो पूरा मेडिकल नेम है, वो एंजाइना पेक्टोरिस है, ठीक है? और डिस्निया क्या होता है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। अगर पेशेंट को एंजाइना होता है, जो कि इस्कीमिया होता है, तो इसका मतलब वो पेशेंट सिम्पटम्स शो कर रहा है किसी कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्शन की, उसके हार्ट को प्रॉपर ब्लड नहीं मिल रहा। अगर पेशेंट डिस्निया के सिम्पटम्स शो करता है, फॉर एग्जांपल शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ करता है, तो अब क्या होगा उस पेशेंट को? इसका मतलब कोई ना कोई लंग डिसऑर्डर है, जो कि उसके सांस लेने में मसला कर रहा है। फील्ड टेस्ट जो हमने करवाने हैं कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस को मेजर करने के लिए, वो क्या होते हैं? नेचुरल एक्टिविटीज़ को यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल वॉकिंग को, रनिंग को या स्टेपिंग को। किस फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं? डिफरेंट टेस्ट हैं हमारे पास। या तो मैक्सिमल रन टेस्ट होगा। मैक्सिमल रन टेस्ट क्या है? आप पेशेंट को कहते हैं कि जी वो आपको भाग के दिखाए, सिंपल फिटनेस आपने उसकी मेजर करनी है, ठीक है? अब वो भाग के कैसे दिखाएगा? उसके अंदर 2 वेरिएशंस हैं, या तो आप टाइम ड्यूरेशन डिसाइड करके बताएँगे और डिस्टेंस मेजर करेंगे, या फिर आप उसका डिस्टेंस डिफाइन कर देंगे और सिर्फ टाइम ड्यूरेशन मेजर करेंगे। फॉर एग्जांपल पहली केस में हम क्या कर सकते हैं कि पेशेंट को आपने कहा है कि अच्छा 5 मिनट है, इसके अंदर आपने रनिंग करनी है। आप चेक करेंगे कि 5 मिनट में वो कितनी माइल्स की रनिंग करता है। ये एक फिटनेस क्राइटेरिया हो गया। या फिर आप क्या करेंगे कि आपने डिस्टेंस पहले बता दिया, आपने कहा है कि 5 माइल्स हैं, अब आप उसको कहा है कि रनिंग करो। अब आप देखेंगे कि वो कितने टाइम पीरियड के अंदर, कितने मिनट्स के अंदर, कितने घंटों के अंदर वो 5 माइल्स की रनिंग करता है। ये 2 वेरिएशंस हो सकती हैं, तो ये सिंपल रन टेस्ट है। इसमें 2 फॉर्म्स हैं हमारे पास, ये 2 टाइप्स हैं, या तो कूपर्स का टेस्ट हो सकता है रन टेस्ट, या फिर आपर्स का, और तीसरा है पेसर टेस्ट। कूपर्स किस में करवाते हैं? एडल्ट्स में। आपर्स किस में करवाते हैं? 1 माइल की रनिंग होती है, ये भी बच्चों में करवाते हैं, टीनेज में ज़्यादा करवाते हैं। और छोटे बच्चों में अगर रन टेस्ट आप उनकी रेस्पिरेटरी फिटनेस आपने चेक करनी हो, तो उसमें पेसर टेस्ट करवाते हैं। इसके बाद मैं वीडियोज़ इंसर्ट कर दूँगी कि कूपर टेस्ट क्या होता है, आप उसको एक दफ़ा देख लीजिएगा। आपर्स टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है और पेसर टेस्ट क्या होता है। यहाँ पे याद रखने 3, 2, 1, go. Ten, 5, 4, 3, 2, 1. The beep test is a 20-meter shuttle run activity done in conjunction with audio instructions. When setting up the beep test course, pylons are placed 20 meters apart, either in a gym or on a field or playground surface. To begin the beep test, students wait for the audio track to begin. Once they hear the first beep, they run from one end of the course to the next and rest.
Start level 1, 1. As the beep test progresses, the time interval between beeps shortens, thereby giving the students less rest in between each interval round. Prior to the beep, the audio track indicates each level of the test. Level 5, 8. Students continue with the test until they can no longer keep up to the beeps of 2 consecutive intervals. As each student completes the beep test, the teacher or coach will record their last successful level. The beep test is a great group activity, a fun way to measure and improve your fitness goals. यहाँ पे याद रखने वाली चीज क्या है कि वॉक टेस्ट 3 है हमारे पास, रन टेस्ट सॉरी कूपर्स टेस्ट है, आफर्स टेस्ट है या पेसर टेस्ट है। आफर्स और पेसर्स है वो बच्चों में करवाए जाते हैं, जो कूपर्स है वो एडल्ट में करवाया जाता है। पेसर की डिस्क्रिप्शन है आगे, वो आप वीडियो देख लेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मेरे ख्याल में यहाँ मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। स्कूल चिल्ड्रन के अंदर अगर आपने कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस चेक करनी हो तो पेसर करवाया जाता है। रन टेस्ट हो गए, उसके बाद है वॉक टेस्ट। वॉक में क्या है, सिंपल वही जो प्रोसीजर रन टेस्ट में था, आप उसको वॉक टेस्ट में ट्रांसलेट कर लेंगे कि अब आप उसको कहेंगे सिंपल वॉकिंग करके दिखाएं। उसमें आप टाइम ड्यूरेशन भी मेजर कर सकते हैं और टाइम ड्यूरेशन ऑलरेडी डिफाइन करके डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, दोनों वेरिएशन हो सकती हैं। अब जो VO2 मैक्सिमम आपका निकलेगा उसमें हमारे पास वेरिएशंस आ सकती हैं एज के अकॉर्डिंग। जो ज़्यादा ओल्ड एज है उनका VO2 मैक्सिमम कम होता है। वेट के अकॉर्डिंग, अगर कोई हेल्दी नहीं है और उसमें फैट का कंटेंट ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली उसकी एंड्योरेंस कैपेसिटी कम होगी। जेंडर डिफरेंस, फीमेल्स में हमारे पास कम होता है VO2 मैक्सिमम और मेल्स में ज़्यादा होता है। टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग डिफर करेगा और हार्ट रेट्स के अकॉर्डिंग डिफर करेगा। फिर आगे लाइन लिखी है कि एज फिटनेस इम्प्रूव्स हार्ट रेट और द टाइम विल बी लोअर। जैसे जैसे उसमें हार्ट रेट था मेरा 175। जैसे जैसे मेरी फिटनेस इंप्रूव होती जाएगी, मेरा हार्ट रेट अडेप्ट करता जाएगा या मेरी बॉडी अडेप्ट करती जाएगी या मेरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम अडेप्ट करता जाएगा और मेरा हार्ट रेट बिलो या नॉर्मल की तरफ जाना शुरू कर देगा। मतलब कि लेट्स अगर फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन पे मेरा 175 था, तो बाय द एंड ऑफ 5th सेशन या 6th सेशन अब मेरा हो सकता है 92 तक आ जाए। मतलब कि मैं कम हार्ट रेट, इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी या एक्सरसाइज एफिशिएंसी बेहतर होती जाएगी। 2 टेस्ट हो गए, वॉक टेस्ट हो गए, रन टेस्ट हो गए। आगे हमारे पास है कैनेडियन होम फिटनेस टेस्ट। कैनेडियन होम फिटनेस टेस्ट क्या होता है? ये सिंपल स्टेपिंग टेस्ट होता है। इसकी भी वीडियो मैं इंसर्ट कर दूँगी, ये कैसे करवाया जाता है। स्टेप्स यूज़ करते हैं, पेशेंट का हार्ट रेट मेजर किया जाता है आफ्टर 3 मिनट्स। मतलब कि 3 मिनट के लिए आपने उसको कहा है कि स्टेपिंग करो और 3 मिनट के बाद फ़ौरन से उसका हार्ट रेट मेजर करते हैं। हार्ट रेट आपने मेजर कर लिया, अब वो जो हार्ट रेट की वैल्यू आई है, उसकी बेस पे डिपेंड करेगा कि क्या आपने नेक्स्ट फर्दर 3 मिनट्स के लिए उसको एंगेज करना है या नहीं करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये उसी के लिए हमें कैनेडियन होम फिटनेस टेस्ट का एक चार्ट दिया है। लेट्स से आपने पेशेंट को एक्सरसाइज़ करवाई और एक्सरसाइज करवाने के बाद आपने मतलब कि 3 मिनट आपने एक्सरसाइज करवाई और उसका हार्ट रेट मेजर किया है। तो हार्ट रेट मेजर करना है फर्स्ट 10 सेकंड्स के अंदर। लेट्स से पेशेंट को आपने एक्सरसाइज करवाई और उसकी एज थी 20 टू 29। हम लोगों का एज ग्रुप, आप लोग 20 या 21 के होंगे, हम 20 इस एज ग्रुप के अंदर फॉल करती है ना, यंग पॉपुलेशन। आपने उसका करवाया, 3 मिनट की एक्सरसाइज करवाई और उसके बाद 10 सेकंड के लिए उसका हार्ट रेट मेजर किया। अगर तो उसका हार्ट रेट 29 आए या फिर 29 से ज़्यादा आए, मतलब कि 30 या 32 आए, तो अब आप क्या करेंगे? वो उसका फिटनेस लेवल अच्छा नहीं है। मतलब कि अगर 10 सेकंड में उसका 30 आया है, तो बाकी 60 सेकंड्स में तो उसका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हम उसको काउंट, उसका जो फिटनेस लेवल है वो प्रॉपर नहीं है, हम उसकी एक्सरसाइज एक्टिविटी बंद कर देंगे। अगर उसका 26 आया है या उससे ज़्यादा आया है, 26 या 29 के दरमियान में आया है, तो उसका मिनिमम फिटनेस लेवल है। अगर 25 आया है या 25 से लेस आया है, तो अब उसका फिटनेस लेवल बहुत अच्छा है और आप फर्दर उस एक्सरसाइज को उसको या उस इंडिविजुअल को एक्सरसाइज में एंगेज कर सकते हैं। ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टेस्टिंग थे। इसके अलावा हमारे पास है कि बच्चों के अंदर जो कार्डियोवास्कुलर फिटनेस होती है उसको मेजर कैसे करते हैं? उसमें बेसिकली हम परसेंटाइल स्कोरिंग करते हैं एवरेज के। अगर 5 बच्चे हैं तो उसमें से सबसे ज़्यादा फिटनेस किसकी थी, फिर उसके बाद कौन फॉल करता है और फिर तो क्राइटेरिया क्या होता है? स्टैंडर्ड क्राइटेरियाज़ होते हैं, डिफरेंट एज के अकॉर्डिंग बता दिया जाता है। फॉर एग्जांपल 5 टू 17 ईयर्स के अंदर, मतलब कि 5 साल से लेकर 17 साल के जो लड़के हैं, उनके अंदर जो नॉर्मल स्टैंडर्ड है VO2 मैक्सिमम का, वो 42 मिलीलीटर्स पर केजी पर मिनट होता है। इसी तरह फीमेल्स का भी बताया है। तो इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप उसके परसेंटेज या परसेंटाइल स्कोरिंग करते हैं, मतलब कि ये स्टैंडर्ड है हमारे पास। अब आता है ग्रेडेड एक्सरसाइज टेस्ट, जो कि हम GXT की बात कर रहे थे कि ग्रेडेड एक्सरसाइज टेस्टिंग करते हैं फिजिकल फिटनेस को मेजर करने के लिए।
तो किस तरह किए जाते हैं? ये अर्गोमेट्री है ना, अर्गोमेट्री हमने पढ़ी थी कि वर्क टेस्ट करते हैं ताकि वर्क को या एनर्जी एक्सपेंडिचर को चेक किया जा सके। इन अदर वर्ड्स फिटनेस को चेक किया जा सके। तो अर्गोमीटर्स हमारे पास कौन-कौन से हैं? ट्रेडमिल, साइकिल एर्गोमीटर और तीसरा हमने पढ़ा था एक बेंच स्टेप, ठीक है? साइकिल एर्गोमीटर के अलावा एक आर्म एर्गोमीटर था। तो अगर आपने इसमें ये तीनों चीज़ें यूज़ करते हैं टेस्टिंग के लिए, प्रिंसिपल इसका क्या है कि इंक्रीमेंटल टेस्टिंग करवाते हैं। इंक्रीमेंटल का क्या मतलब है कि आप स्टेप बाय स्टेप उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज़ करते जाते हैं। लेट्स से वर्क रेट आप हर 2 से 3 मिनट के बाद इंक्रीज़ कर देते हैं। कब तक इंक्रीज़ करते हैं? अंटिल द प्री डिटरमिन्ड एंड पॉइंट इज़ रीच्ड। एंड पॉइंट अब आपकी मर्ज़ी, आप कैसे डिसाइड करते हैं। या तो आपने हार्ट रेट एक डिसाइड किया कि हाँ, ये मैक्सिमम हार्ट रेट है, ये हमारा एंड पॉइंट है। यहाँ तक पेशेंट पहुँचेगा, हमने यहाँ पे एक्सरसाइज़ खत्म कर देनी है। या फिर आपका एंड पॉइंट हो सकता है VO2 मैक्सिमम आपने सर्टेन की कि इतनी VO2 तक पहुँचेगा, तो हमने एक्सरसाइज़ को स्टॉप कर देना है या अपने एक्सरसाइज़ टेस्ट को स्टॉप कर देना है। ये आपकी मर्ज़ी है, आप क्या डिसाइड करते हैं, मैक्सिमम करते हैं या मिनिमम करते हैं। तो उसकी बेस पे वो कह रहे हैं कि दीज़ टेस्ट कैन बी मैक्सिमल और दे कैन बी सब मैक्सिमल। मैक्सिमल का मतलब क्या है कि उसके पेशेंट की मैक्सिमम कैपेसिटी तक, और सब मैक्सिमल का मतलब क्या है कि कैपेसिटी से नीचे-नीचे, मतलब कि थ्रेशोल्ड के नीचे-नीचे फॉल करता है। क्या-क्या चीज़ें मेजर करनी थी, हमने स्टार्ट में बात की थी। हार्ट रेट मेजर करते हैं। हार्ट रेट कैसे? पल्पेशन के थ्रू मेजर किया जा सकता है। पल्पेशन कहाँ करते हैं? रिस्ट पे रेडियल आर्टरी में करते हैं और नेक में कैरोटिड आर्टरी पे पल्पेशन करते हैं। इसके अलावा स्टेथोस्कोप से मेजर किया जा सकता है। अगर स्टेथोस्कोप से करेंगे तो कैसे करेंगे? उसकी चेस्ट वॉल पे स्टेथोस्कोप लगाएँगे। तीसरा क्या है? हम ECG के थ्रू हार्ट रेट को मॉनिटर करते हैं। तो वो कैसे होगा? ECG की लीड्स लगा दी और उसका कनेक्शन है मॉनिटर के साथ। इसके ऊपर ECG रिदम भी आएगा उसका और हार्ट रेट भी आएगा। एक्सरसाइज के दौरान भी मेजर करते हैं और रिकवरी में भी मेजर करते हैं। रिकवरी टाइम पीरियड क्या होता है? मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिकवरी टाइम पीरियड वो होता है, जैसे ही एक्सरसाइज खत्म होती है, उसके बाद वाला जो टाइम पीरियड जिसके अंदर हार्ट रेट वापस नॉर्मल की तरफ आता है या हार्ट रिदम वापस नॉर्मल की तरफ आ रहा होता है। तो उस टाइम भी आपको ये सारी चीज़ें मेजर करने की ज़रूरत है। रिकवरी HR शुड बी मेजर्ड विदिन द फर्स्ट 15 सेकंड्स। मतलब कि ये नहीं है कि आप एक्सरसाइज खत्म हो गई तो अब सारा दिन उसका हार्ट रेट मेजर करना है। हम सिर्फ फर्स्ट 10 सेकंड या फर्स्ट 15 सेकंड, फर्स्ट 10 सेकंड कब करेंगे? जब हम कैनेडियन होम फिटनेस टेस्ट करवाएँगे। और अगर कैनेडियन होम फिटनेस टेस्ट नहीं है और आपका कोई और सिंपल टेस्ट है, तो उसके अंदर जैसे ये ट्रेडमिल के ऊपर अगर आप करवा रहे हैं, तो इसमें जो आप हार्ट रेट मेजर करवाएँगे वो फर्स्ट 15 सेकंड्स का होगा। हार्ट रेट हो गया, फिर ब्लड प्रेशर होगा। ब्लड प्रेशर कैसे मेजर किया जाता है? वही सिंपल फिनोमेना जिसके थ्रू आप रेगुलर ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। इस तरह का स्फिग्मोमेमोमीटर होता है। उसी पेशेंट को लगा के अब आपने उसको ट्रेडमिल पे चढ़ा दिया या साइकिल एर्गोमीटर पे या साइक्लिंग पे, जिस पे भी आपने उसको कहा है कि अब वो एक्सरसाइज करेगा। तो ड्यूरिंग वॉकिंग और साइक्लिंग एक्सरसाइज सब्जेक्ट शुड नॉट बी होल्डिंग द हैंडल बार। ये हैंडल बार होता है ना, ये सामने अगर कोई ट्रेडमिल के ऊपर आगे की तरफ कोई चीज़ लगी तो उसको पकड़ना नहीं है। उसको पकड़ने के रीज़न क्या है कि क्यों नहीं पकड़ना? अगर पेशेंट उसको होल्ड करे तो एक तो वेट उसके ऊपर ट्रांसफर होता है, वो उसका सहारा लेता है, तो उसकी एक्चुअल फिटनेस नहीं मिलती है आपको। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी मेजर किया जाता है, जो फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई देती है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर तो फोर्थ हार्ट साउंड सुनाई देती है। सिस्टोलिक क्या होता है? जब कॉन्ट्रैक्टिंग हार्ट फेज होता है, और डायस्टोलिक क्या होता है? जब रिलैक्सिंग हार्ट फेज होता है। तीसरी चीज़ है हमारे पास ECG। ECG स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। डबल प्रोडक्ट के थ्रू मेजर करते हैं। डबल प्रोडक्ट क्या होता है? हमने ये पहले पढ़ा हुआ है। डबल प्रोडक्ट इज द वर्क ऑफ हार्ट, कि आपके मायोकार्डियम ने कितना काम किया है, वो डबल प्रोडक्ट होता है। कैसे मेजर किया जाता है? हार्ट रेट को मल्टीप्लाई करते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के साथ। एस्टिमेट ऑफ द मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजम्पशन या ऑक्सीजन डिमांड। बाय प्रोडक्ट की वैल्यू आपको बताती है कि आपके मायोकार्डियम कितनी ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रही है। अगर ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम कर रही है, इसका मतलब वो ज़्यादा इंटेंसिटी का वर्क परफॉर्म कर रही है। अगर वो कम इंटेंसिटी, कम ऑक्सीजन को यूज़ कर रही है, तो कम इंटेंसिटी का वर्क परफॉर्म हो रहा है। ECG पे और क्या फाइंडिंग मिल सकती है आपको? एरिथमियाज़ मिल सकती हैं। एरिथमिया क्या होता है? हार्ट का रिदम अगर एबनॉर्मल हो तो वो इसमें डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं। एट्रिया का रिदम भी, एट्रियल फिब्रिलेशन भी हो सकती है। फिब्रिलेशन का मतलब क्या है कि अगर 1 सेकंड के अंदर 2 दफ़ा एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो फिब्रिलेशन एक एब्नॉर्मल कंडीशन है जिसके अंदर एट्रिया मोर देन 2 टाइम्स करेगा। तो वो 4 भी हो सकता है, वो 5 भी हो सकता है, वो 10 भी हो सकता है। फिब्रिलेशन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा वेव्स आती हैं। उसके अलावा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में भी एब्नॉर्मैलिटी आ सकती है। मतलब कि हमें वेव्स ऑलरेडी पढ़ी हुई है ना, P, Q, R, S, T कॉम्प्लेक्स होता है। तो उसके बाद फिर टी वेव आती है। तो डिफरेंट वेव्स या डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ECG आपके डिफरेंट हार्ट के फंक्शनिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो डिफरेंट हार्ट की जो फंक्शनिंग है, अगर उसमें एब्नॉर्मैलिटी नजर आएगी तो हमें पता लग जाता है। इसमें और क्या पता लगता है? इस्कीमिया का पता लग सकता है आपको। इस्कीमिया होगा तो एंजाइना है, और अगर इस्कीमिया लॉन्ग देर के लिए हो रहा है तो वो हमारे पास मायोकार्डियल इंफार्क्शन की तरफ जाता है। पता कैसे लगता है? AV ब्लॉक्स भी, जो AV ब्लॉक्स होते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक्स, वो भी इसमें पता लग सकते हैं। अब क्या होगा?
एवी ब्लॉक कैसे पता लगता है, यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है। जो पीआर वेव है, पीआर क्या होता है, स्टार्ट ऑफ पी वेव से लेकर स्टार्ट ऑफ आर वेव तक जितना टाइम ड्यूरेशन होता है, ठीक है। स्टार्ट ऑफ पी वेव से लेकर स्टार्ट ऑफ आर वी तक जो पी आर वेव है या पी आर टाइम ड्यूरेशन है, वो उसकी एक नॉर्मल वैल्यू होती है, मेरे ख्याल में 0.16 सेकंड नॉर्मल होता है। तो अगर ये बढ़ जाए तो इसका मतलब क्या है कि जो कंडक्शन आपके पी वेव एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करती है ना, तो एवी ब्लॉक क्या होगा कि एवी बंडल्स जो होते हैं जो कि आपके एट्रिया से लेकर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी वेंट्रिकल से लेकर जाते हैं, अगर वो उसमें डिले आ जाए किसी वजह से या वो ब्लॉक हो जाए और एट्रिया से कंडक्शन वेंट्रिकल तक नहीं जा रही, तो ये जो वेव होगी आपकी ये एनलार्ज होती जाएगी, ठीक है, पीआर वेव बढ़ जाएगी। सिंपल एक छोटा सा फिनोमेना बताया है हमने, जैसे हमने इससे पहले डिस्कस किया हुआ है कि अगर आपका इस्कीमिया हो तो एसटी वेव में एबनॉर्मेलिटी आती है। तो एसटी वेव में 3 टाइप की एबनॉर्मेलिटीज आ सकती हैं। पहली एबनॉर्मेलिटी इसको कहते हैं अपस्लोपिंग। अप स्लोपिंग का मतलब क्या है, एसटी सेगमेंट आपका ऊपर की तरफ जा रहा है। दूसरी फॉर्म है हमारे पास हॉरिजॉन्टल एसटी सेगमेंट डिप्रेशन। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है, अब आपका जो एसटी सेगमेंट की एबनॉर्मेलिटी आई है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आई है, मतलब कि इस तरह आ रही है। तीसरी क्या है हमारे पास, डाउन स्लोपिंग। एसटी सेगमेंट की जो भी एबनॉर्मेलिटी है उसमें एसटी सेगमेंट आपका नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहा है, दिस इज नोन एज डाउन स्लोपिंग। तीनों चीजें इंडिकेट करती हैं आपके एंजाइना को या इस्कीमिया को और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इस्कीमिया को। उसके बाद क्या होगा, रेटिंग ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन हम यूज करते हैं, आरपीई। रेटिंग ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन का मतलब क्या है कि आप पेशेंट का जो क्राइटेरिया है वो क्या आपको फीडबैक दे रहा है, वो विजुअल हो सकती है, वो वर्बल हो सकती है, उसकी बेस पे आप एक्सरसाइज को या स्टॉप करते हैं या उसकी इंटेंसिटी स्लो कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल आप उसको ये स्केल देते हैं, पेशेंट 6 से लेकर 20 तक अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई भी आपको केस बता देगा और आपको पता लग जाएगा कि हाँ, अगर वो कहता है लेट से आप उससे पूछते हैं कि 6 to 20 बताएं कितनी आपको मुश्किल हो रही है, वो कहता है 18 या वो कहता है 19, तो 19 का मतलब क्या है, अब उसको एक्सरसाइज करने में बहुत मुश्किल हो रही है, मतलब कि उसकी कंडीशन ऑलमोस्ट कैपेसिटी खत्म होती जा रही है। ये पुराना ओरिजिनल रेटिंग स्केल था, इसको रिवाइज करके थोड़ा सा इस फॉर्म में और दे दिया है। इसमें भी वो 0 to 10 आपको बता देगा कि उसको कितनी इंटेंसिटी फील हो रही है या उसको एक्सरसाइज में कितना मुश्किल हो रही है। अब आपने एक्सरसाइज कब स्टॉप करनी है, क्राइटेरिया क्या होगा, टर्मिनेशन क्राइटेरिया क्या है, उसके लिए हमारे पास कुछ जनरल इंडिकेशंस हैं। लेट्स से पेशेंट या तो उसको एंजाइना हो जाता है या एंजाइना लाइक सिम्टम्स आ रहे हैं। एंजाइना लाइक सिम्टम्स क्या होते हैं, चेस्ट पेन है, स्कैपुलर पेन हो सकती है, लेफ्ट आर्म या लेफ्ट शोल्डर की पेन हो सकती है। इस तरह की सिम्टम्स आ रही हैं, आपको पता लग जाएगा कि इस्कीमिया हो रहा है, आप एक्सरसाइज स्टॉप कर देंगे। ब्लड प्रेशर एकदम से ड्रॉप कर जाए तो भी आप एक्सरसाइज को स्टॉप कर देंगे, या फिर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो भी एक्सरसाइज स्टॉप करेंगे। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, वीजिंग होती है, जो सीटी लाइक आवाज होती है। मैं कोशिश करूंगी इसके अंदर वीडियो में थोड़ी सी साउंड डाल दूं ताकि आपको आइडिया हो जाए वीजिंग कैसे होती है। या उसको लेग में क्रैम्प्स हो गए हैं या फिर क्लॉडिकेशन भी, लेग पेन होती है, एकदम से लेग पेन बहुत स्टार्ट हो गई, ये एक्सरसाइज की वजह से होती है। पुअर परफ्यूजन के साइंस नजर आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल उसका साइनोसिस हो गया, साइनोसिस क्या है, स्किन उसकी ब्लू हो गई, हार्ट रेट फेलियर हो जाएगा या हार्ट रिदम के अंदर एबनॉर्मेलिटी नजर आती है, या सब्जेक्ट आपको खुद ही कहता है, सब्जेक्ट का मतलब है पेशेंट या क्लाइंट, वो खुद आपको कहता है कि जी एक्सरसाइज स्टॉप कर दो बस, ठीक है। और उसके अलावा या वर्बल मैनिफेस्टेशंस, वो फटीग के वो खुद बता सकता है कि मैं बहुत थक गया हूँ, बंद कर दो, या फिर आपको उसकी शक्ल देख के नजर आ रहा है कि बस इसकी खत्म हो गई है कैपेसिटी, अब इसको हमें बंद कर देना चाहिए, या फिर आपका जो टेस्टिंग इक्विपमेंट है उसके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी नजर आए। तो इससे पहले कि टेस्टिंग इक्विपमेंट खराब हो और आपके पेशेंट को कोई नुकसान पहुंचे, इसकी वजह से आप एक्सरसाइज को स्टॉप कर देते हैं। ये सारे हमारे टेस्टिंग क्राइटेरिया थे जो अभी तक हमने पढ़े हैं कि डिफरेंट टेस्ट हैं, वॉक टेस्ट होता है, रन टेस्ट होता है, कैनेडियन होप फिटनेस टेस्ट होता है। अपनी पॉपुलेशन की बेस पे बच्चों में कराना है, बड़ों में करवाना है, पॉपुलेशन अपनी इक्विपमेंट की बेस पे कि आपके पास क्या चीज अवेलेबल है, उस तरह हम डिसाइड करते हैं कि हमने क्या करना है। अब ये जो VO2 मैक्सिमम है ये ट्रेडमिल पे भी मेजर की जाती है, डिफरेंट इक्विपमेंट्स पे मेजर की जाती है, और डिफरेंट इक्विपमेंट्स पे इक्विपमेंट के अकॉर्डिंग उसकी डिफरेंट एफिशिएंसी है। लेट्स से मशीन है ना, आपकी ट्रेडमिल भी मशीन है, आपकी लाइक एर्गोमीटर्स भी, और हर मशीन की एक एफिशिएंसी है, मतलब कि वो 100% एफिशिएंसी नहीं देती है। तो ट्रेडमिल के ऊपर VO2 मैक्सिमम की वैल्यू ज्यादा आती है, और ट्रेडमिल पे भी अगर आप वॉकिंग करते हैं तो वो कम आएगी, रनिंग करते हैं तो ज्यादा आएगी VO2 मैक्सिमम की वैल्यू। साइकिल एर्गोमीटर के ऊपर कम आएगी और ट्रेडमिल के कंपैरेटिव, और इसी तरह अगर आप लेग एर्गोमीटर और आर्म एर्गोमीटर को कंपेयर करें तो आर्म एर्गोमीटर की वैल्यू 70% ज्यादा आती है एज कम्पेयर टू लेग एर्गोमीटर। डिफरेंट इक्विपमेंट के अकॉर्डिंग ये डिफरेंट चेंजेस हैं, जैसे जीरो एरर वगैरह ये आपको ऑलरेडी प्री डिफाइंड उन्होंने बता दिया है। इसकी बेस पे अगर आप फर्दर अभी करते हैं कंटिन्यू इन्हीं में से किसी पे, तो आप इन चीजों को अपने ज़हन में लाजमी रखेंगे कि ये फर्दर चेंजेस हैं जो कि आपके सिर्फ और सिर्फ इक्विपमेंट की वजह से आते हैं।
ठीक है। अब क्राइटेरिया क्या होगा, आपने VO2 उनके लेवल ऑफ करवाना है, मतलब कि एक मैक्सिमम कैपेसिटी रख दी है कि VO2 150 से ज़्यादा इंक्रीज नहीं करना चाहिए। और आपके ब्लड के अंदर जो लैक्टिक एसिड का लेवल है पोस्ट एक्सरसाइज, मतलब कि एक्सरसाइज करने के बाद आप लैक्टिक एसिड चेक करते हैं उसका, तो लैक्टिक एसिड का कंटेंट आपके ब्लड में 1 लीटर ऑफ ब्लड में 8 मिलीमोल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो आपकी 1.15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो क्या होती है, रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम। ये 3 क्राइटेरियाज हैं जो कि आप अपने ज़हन में रखते हैं। चौथा क्राइटेरिया क्या है, हार्ट रेट। और ये जो हार्ट रेट क्राइटेरिया है ये हम ज्यादा यूज करते हैं और इसी को हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे, वो मैं बताती हूँ। उससे पहले एक दो डेफिनेशंस है हमारे पास। VO2 मैक्सिमम क्या होती है, VO2 पीक क्या होती है। VO2 मैक्सिमम क्या है, वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम ड्यूरिंग ग्रेडेड एक्सरसाइज टेस्ट या ड्यूरिंग एक्सरसाइज। VO2 क्या है कि VO2 पीक क्या है कि किसी भी सर्टेन टाइम पीरियड पे या किसी एक टाइम में या किसी एक्सरसाइज में मैक्सिमम VO2 कितना जा सकता है, वो VO2 पीक होता है। ठीक है। अब VO2 को कैसे मैयर किया जाता है, लास्ट वर्क रेट से मैयर कर सकते हैं। इसमें कुछ स्टैंडर्ड एरर्स होते हैं, ये स्टैंडर्ड एरर्स में वापस आती हूँ दोबारा, ये कैसे, ये हार्ट रेट के थ्रू कैसे मैयर करते हैं, उसके लिए ये ग्राफ है, पहले इसको स्टडी करते हैं, फिर मैं आपको वापस दिखाती हूँ कि उसमें क्या था लिखा हुआ। इस ग्राफ को अगर आप देखो, एक तरफ हार्ट रेट है और दूसरी तरफ वर्क रेट है और साथ उसके VO2 भी दिखा दिया है। आपका पेशेंट एज क्या है, 20। अब एज के अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला होता है कि एज अप्रोप्रिएट मैक्सिमम हार्ट रेट कितना है। लेट्स से अगर मैं आपकी एज 20 ईयर्स की है तो एक फॉर्मूला है 220 माइनस एज। 220 माइनस एज वो है क्या, आपका मैक्सिमम हार्ट रेट। आपकी एज के अकॉर्डिंग आपका मैक्सिमम हार्ट रेट कितना होना चाहिए, ये कितना होता है नॉर्मली। तो अगर इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चले तो 220 माइनस एज करना था ना, एज कितनी है 20। 220 माइनस एज कितना बना हमारे पास 200। इस इंडिविजुअल में, एक 20 साल इंडिविजुअल के अंदर उसका मैक्सिमम हार्ट रेट 200 तक होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो बहुत एबनॉर्मल कंडीशन है। अब हम क्या करते हैं, अगर हम पेशेंट को एक्सरसाइज करवाते हैं उसके मैक्सिमम हार्ट रेट तक, तभी हमें पता लगेगा ना कि मैक्सिमम VO2 कितनी यूज हो सकती है। प्रॉब्लम ये है कि अगर हम पेशेंट को मैक्सिमम हार्ट रेट तक एक्सरसाइज करवाते हैं तो मैक्सिमम हार्ट रेट एक डेंजरस कंडीशन है, मतलब कि इस टाइम पे जाके सडन वो एक्सपायर भी कर सकता है। हार्ट रेट आप मैक्सिमम ले गए, कोई एरिथमिया भी आ सकता है, इसके बाद उसको इस्कीमिया भी हो सकता है, इन्फाक्शन पे भी जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, हम 85% ऑफ द मैक्सिमम हार्ट रेट तक एक्सरसाइज करवाते हैं। कैसे, हमने हार्ट रेट मैक्सिमम उसका मेजर किया था 200 हार्ट रेट, उसका बीट्स इतनी होनी चाहिए 200 बीट्स पर मिनट। हम क्या करते हैं, 85% ऑफ 200 निकालेंगे, क्या वैल्यू निकलेगी 170। हम उसको एक्सरसाइज हमने स्टार्ट करवाई, अब हमने स्टॉप कहाँ करना है, 85% ऑफ मैक्सिमम हार्ट रेट, और वो कितना था 170 बीट्स। एक्सरसाइज करवाते गए, जैसे ही उसका हार्ट रेट 170 तक पहुंचा आपने उसकी एक्सरसाइज स्टॉप करवा दी। अब हमें तो 85% तक पता लगा ना कि कितनी VO2 कंज्यूम हुई, हमें मैक्सिमम तक तो नहीं पता लगा। ये फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रापोलेट करते हैं। एक्स्ट्रापोलेट का मतलब क्या है, हम उसको खुद से इंक्रीज करते हैं वैल्यूज में, ये ग्राफ को और ऊपर की तरफ इंक्रीज करते हैं और देखते हैं कि जी 200 जो कि उसका हार्ट रेट था, तो इस लेवल के ऊपर उसका VO2 कितना होगा, उसकी वैल्यू हमें मिल जाती है। ये एक ग्राफ है, ये एक सिंपल फॉर्मूला है या सिंपल तरीका है, इसके थ्रू हम डिफरेंट एर्गोमीटर्स, चाहे आप ट्रेडमिल पे कर लें तो भी यही तरीका होगा। ठीक है, ये डिफरेंट हमारे पास वो हैं ट्रेडमिल के प्रोटोकॉल्स हैं कि अगर पुअरली फिट इंडिविजुअल्स होंगे तो उनमें क्या क्राइटेरिया रखना है। ये बुक के कुछ टेबल्स थे, इंपॉर्टेंट थे इसलिए मैंने डाले थे कि नॉर्मल सेडेंटरी इंडिविजुअल्स में आप स्टेजिंग कैसे रखते हैं, कितना वर्क रेट इंक्रीज करना है, अगर एक्टिव इंडिविजुअल्स होंगे तो कितना वर्क रेट इंक्रीज करना है, और अगर वेरी फिट इंडिविजुअल्स हैं फॉर एग्जाम्पल आपके एथलीट्स, तो उसके अंदर आपने वर्क रेट कैसे इंक्रीज करना है या उनको आप एक्सरसाइज कैसे करवाते रहेंगे। उनका VO2 मैक्सिमम मेजर करने का भी सेम तरीका है। इसको दोबारा देख लेते हैं। एक मेल था, एज उसकी कितनी है 45 ईयर्स, और 45 ईयर्स में उसका जो हार्ट रेट निकला आपका मैक्सिमम हार्ट रेट 45, 220 माइनस 45 175। 85% ऑफ 175 इज इक्वल टू 149। हमने उसकी एक्सरसाइज करवाई, 149 बीट्स पर मिनट पे जाके हम उसकी एक्सरसाइज स्टॉप करेंगे और उसके आगे फर्दर खुद इंक्रीज करेंगे और फिर उसका VO2 मैक्सिमम हम मेजर कर लेंगे। ठीक है, साइकिल एर्गोमीटर का भी यही सिंपल फिनोमेना है। और स्टेप टेस्टिंग किस पे होगी,
आपके बेंच स्टेप के ऊपर। शायद आपको याद हो बेंच स्टेप आपका एक एर्गोमीटर था, इस पे भी मेजर करने का सेम एक ही क्राइटेरिया, ठीक है। अब वापस आते हैं पीछे जो एक स्लाइड हमने छोड़ी थी। एक तो ये जीएसटी प्रोटोकॉल्स हैं, जीएसटी आप किस क्या डिसाइड करेंगे, मोड ऑफ एक्सरसाइज आप पहले डिसाइड कर लें, वर्क रेट आपने कैसे करवाना है वो डिसाइड कर लें, किस एनवायरनमेंट में लेकर जाना है वो डिसाइड कर लें, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी को ज़हन में रखें, ये सारी प्रोटोकॉल्स हैं। VO2 एस्टिमेशन थ्रू हार्ट रेट, ठीक है, इसको एक दफा रीड कर लेते हैं। ये वही चीजें जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है। हम क्या करते हैं, मेजर द हार्ट रेट एट सेवरल सब मैक्सिमल वर्क रेट और टर्मिनेशन ऑफ द टेस्ट एट 70 to 80% ऑफ द एज प्रेडिक्टेड मैक्सिमम हार्ट रेट। एक्स्ट्रापोलेट करते हैं वहां पे और आपका जो मैक्सिमम हार्ट रेट था उसके अकॉर्डिंग VO2 मेजर करते हैं। प्रॉब्लम क्या है, ST of the age predicted maximum heart rate is plus minus 11 beats per minute। ST का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब कि आपका ये जो फॉर्मूला था जो हमने अभी यूज किया था एज प्रेडिक्टेड मैक्सिमम हार्ट रेट के लिए कि 220 माइनस एज, ये जो फॉर्मूला है या इस फॉर्मूला की जो वैलिडिटी है, इसके लिए रिसर्च ये कहती है कि ये जो वैल्यू निकलती है आपकी इस फॉर्मूले के थ्रू, वो प्लस माइनस 11 बीट्स तक वेरी कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 20 साल इंडिविजुअल का मैक्सिमम हार्ट रेट मेजर किया और वो निकला 200, तो 200 की जो वैल्यू है वो उस, ये तो आपने फॉर्मूले के थ्रू मेजर की थी ना। रिसर्च ये कहती है कि आप उस इंडिविजुअल की एक्चुअल जो हार्ट रेट होगा, जो कि आपने तो फॉर्मूले के थ्रू मेजर किया, वो 189 से ले, आपने 200 मेजर किया था ना, तो वो 189 से लेकर 231 तक रेंज कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी रेंज है, मतलब कि 189 से 230 के दरमियान में वो कहीं भी फॉल कर सकता है। लेट्स से आपने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग उसका 200 निकाल लिया, लेकिन एक्चुअल में उसका जो हार्ट रेट था वो 189 था, मैक्सिमम हार्ट रेट था। अब मैक्सिमम हार्ट रेट पे अगर आप उसका 85% नहीं करवाते और आप उसको मैक्सिमम हार्ट रेट तक लेकर जाते हैं, तो आपके कैलकुलेटेड के मुताबिक तो मैक्सिमम हार्ट रेट 200 था, लेकिन एक्चुअल में उसका 189 था। तो अब अगर आप उसको 200 तक करवाते हैं तो आप उसके मोर देन मैक्सिमम तक जा रहे हैं, और इस टाइम पे क्या होगा, वो पेशेंट एक्सपायर कर जाएगा। मतलब कि जितना दिल धड़क सकता है, अगर आप उससे ज्यादा एक्सरसाइज कराएंगे तो हार्ट तो एक्सपायर कर जाएगा, या पेशेंट एक्सपायर कर जाएगा और उसकी बॉडी अकोमोडेट नहीं कर जाएगी। और आप जो काम करना चाह रहे थे, आप तो स्टेमिना करवाने के लिए आपने इंक्रीज करा रहे थे सारा कुछ, वो पेशेंट एक्सपायर कर गया। तो इन सारी चीजों को आपने जरूर ध्यान में रखना होता है, ठीक है। ये उसका स्टैंडर्ड डेविएशन या स्टैंडर्ड एरर बताया था हमने। ये आपका लेक्चर था टोटल। इसमें अगर कोई चीज नहीं समझ आई तो आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। वीडियो के नीचे भी कमेंट कर दोगे तो भी मैं वहां पे भी आंसर दे दूंगी, नेक्स्ट लेक्चर में दोगे वहां भी बता लेंगे। रीड कर लीजिएगा एक दफा स्लाइड्स में से, अगर कुछ चीज ना समझ आए तो आप लोग उसको बेहतर कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक आप अपना भी ख्याल रखें और अपने घर वालों का भी। अल्लाह हाफिज।